मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम टू माय शो। आज हमारे प्रोग्राम में साजिद दार साहब, रिनाउंड पॉलिटिशियन और इसके अलावा सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आज ये वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान से ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से ही आपको वेलकम करते हैं साजिद साहब। थैंक यू सो मच। साजिद साहब, आप पाकिस्तान में हैं तो आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब ने वो बातें कह दी जो आज तक, इससे पहले अगर कोई इसका कोई अशरे अशीर यानी कि थोड़ी सी बात भी कोई पॉलिटिशियन कर दिया करता था तो उसके साथ क्या होता था। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आसिफ जरदारी साहब ने कोई ईंट से ईंट बजाने की कोई ऐसी स्पीच में बात की थी। उन दिनों बड़ा पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के बीच इस तरह का कुछ चल रहा था। तो फिर उसके बाद वो कुछ दिन के लिए दुबई चले गए थे, फिर वापस आए, मतलब पॉलिटिशियंस। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सर ये जो 3 टुकड़े करने की बात की, क्या वो वैसे ही कर गए, गलती से कर गए, या उनको बहुत ज्यादा फिक्र है पाकिस्तान की कि उन्होंने इसलिए की है? क्यों की उन्होंने ये बात? आलिया, मैं जब से आया हूं आप सोच नहीं सकते कि मैं अल्टीमेटली पाकिस्तान इज माई मदरलैंड। और मैं जिस तरीके से मैं जब लैंड किया तो उस वक्त वो धरने वाली सूरत हाल और सारा कुछ जो देखा है मैंने मैंने जिस दिन कादरी साहब लैंड किए थे पिछले धरने में, उस दिन बाई बाई एक्सीडेंट मैं आई वाज फ्लाइंग बैक टू यूएस। मैंने उस दिन भी देखा था कि यहाँ पे क्यामत की निशानी। उस दिन भी मैं, यकीन करें, मैं 5 मील पैदल चल के एयरपोर्ट पहुंचा था। और इस दफा भी मैं जब वहां से दुआएं मांगता आया हूं कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या होगा क्या नहीं। अब मैं आज जो पॉइंट में खास कर कुछ कुछ 10 फिक्रे ऐसे जो मैं, जिन्होंने मुझे हिला के रख दिया है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फाउंडेशन को हिला के रख दिया है पिछले 4-5 दिनों में जब से मैं यहाँ आया हूं। मैं वो 10 फिक्रे आपसे शेयर करना चाहूंगा और उसके बाद मैं वो बोलता हूं। बताते हैं वो बोल टीवी वाला, उसको भी बात करते हैं जो 47 मिनट का इंटरव्यू खान साहब ने दिया। और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस अनोखे लाडले के अलावा आज भी, इसमें लफ्ज आपने तो था इस्तेमाल किया या आसिफ जरदारी साहब का पास की बात की है, आज भी अगर कोई इंसान पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे तो या तो फिर वो बोरी में मिलेगा तो या फिर वो दुबई में मिलेगा। ये सिर्फ एक ही इंसान के पास लाइसेंस है और उसका लाइसेंस जो है वो ग्रो करता जा रहा है। मैं समझता हूं कि उसके सामने अदलिया भी इस वक्त ब्लैकमेल हो रही है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी कोने में बैठ के ब्लैकमेल हो रही है। और वो कहता है अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब मैं वो 10 फिक्रे पहले मैं बताना चाहूंगा कि खान साहब ने आज जो उन्होंने 10 फिक्रों में से जो टॉप में शुरू करना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा है कि जब फौज कमजोर होती है तो यूक्रेन बनता है तो एटमी वहां से एटमी एसेट्स जाते हैं। ये उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का खात्मा होता है तो फिर 3 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन उस पर मैं अगर पूछना चाहूंगा कि टुकड़े तो पहले ही ऑलमोस्ट आप करके बैठे हैं, क्योंकि आप अगर टुकड़े ना होते तो आप पेशावर में क्यों बैठे हैं? आपने पाकिस्तान की फेडरेशन को आप डिनाई कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद में अपने घर में बनी गला में क्यों बैठे हैं? आपने पेशावर में जाके पॉलिटिकल असाइलम क्यों ले रखा है? आपने जब अब धरना देने का ट्राई किया तो वहां पे आपने जाके सूबा सरहद की उसके सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, आपने पब्लिक फंडिंग को इस्तेमाल किया। आज भी आप सांगला हिल गए हैं तो आप हेलीकॉप्टर पे गए हैं। तो मेरा मकसद है, आप तो पहले ही पाकिस्तान की फेडरेशन को डिनाई कर रहे हैं मुसलसल जिस दिन आप यहां से निकले हैं। उसके बाद खान साहब ने फरमाया अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत ना दी, हमें अगर डी चौक पर पहुंचने ना दिया, और बार बार कहते हैं हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का, लेकिन दूसरी साइड पे खुद ही अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के पास गने भी मौजूद थी। ऐसा है, ऐसा इस बंदे के पास ऐसा हुनर है कि सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट भी एक मजाक बन चुका है। या अफरीदी साहब ने आज कुछ और कहा, 3 दिन पहले फैसला कुछ और आया। तो उसके बाद में इनके एक और राइट हैंड जो कि इस वक्त कार्नर इनको दे रहे हैं मेरी नजर में, शेख रशीद साहब ने फरमाया कि बाप का बाप जब तब्दील हुआ था तो उसी वक्त हमें पता चल गया था। फिर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में हीरो का, अपने बॉस का नाम लिया। उन्होंने कहा मैं बॉस से बात करूंगा। तो मुसलसल एक पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को इतना जलीलो ख्वार किया जा रहा है कि आप सोच नहीं रखते। मैं समझता हूं यहाँ तो इनके पास कोई बहुत बड़े सीक्रेट हैं, जो मेरा मकसद जिनकी वजह से लोग एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है वो ब्लैकमेल हो रहा है।
फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जो सबसे बड़ा जुल्म किया वजीर आला सरहद है, उन्होंने कहा है कि मैं सुबह सरहद की फोर्स लेकर आऊंगा। तो फेडरेशन को तो आप डिनाई कर चुके हैं, टुकड़े तो आप कर चुके हैं, 3 टुकड़े की तो आज बात कर रहे हैं, टुकड़े तो हो गए। जब एक सूबा दूसरे सूबे पे अटैक करना चाहता है तो फेडरेशन तो खत्म हो चुकी है। वो बंदा वहां भी नहीं रुका, उसने कहा हमें दीवार के साथ लगाया जाएगा, हम अफगानिस्तान के चले जाएंगे। फेडरेशन तो खत्म कर दी। जी ये है कि चौहान साहब ने कहा है कि नून लीग वालों ने, रेंजर्स ने नून लीग के यूनिफॉर्म पहने हुए थे, चौहान साहब ने फरमाया है। वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि लोग अब फौज को देखेंगे या पुलिस को देखेंगे तो वो कहेंगे ये नून लीग वाले। मैं हैरान हूं कि ये इस मुल्क के, और आज खान साहब बार बार आज सांगला हिल में उन्होंने फरमाया कि खौफ के बुत तोड़ दो, खौफ के बुत तोड़ दो। तो खुद पेशावर बैठे हैं आप, बनी गाला से डर रहे हैं, आपके बच्चे लंदन में बैठे हैं, आपकी खातूने अव्वल भी पेशावर में चली गई हैं, लोगों की बच्चियों को और लोगों के बच्चों पे सियासत करना चाह रही है। और आज मैं एक और बात बताना चाहूंगा, आप खासकर जो मेरे ऑब्जर्वेशन है हालिया, ये पाकिस्तान में आगे कहां जा रहे हैं। एक तो इन्होंने यहाँ पे, एक तो इनको पंजाब ने, इनको सिंध ने और बलूचिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ एक सूबा सरहद है, वहां पे ये बैठ के इनको पता है, ये मजहबी कार्ड पे उनको जिहाद पे उकसा रहे हैं। जो लोग इनके साथ आए थे वो भी सूबा सरहद के थे, और इनके हर जलसे में लोग सूबा सरहद के थे। ये सिर्फ उन लोगों को मैनिपुलेट मजहबी बेस पे कर रहे हैं। इन्हें पता है सूबा सरहद के लोग जो हैं वो मजहबी माइंडसेट के हैं। वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है वो वहां पे स्ट्रांग है। तो ही इज ट्राइंग टू यूज द सेम कार्ड, ही इज सो स्मार्ट। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में इनकी कोई पोजीशन नहीं है। और मैं इस धरना जो पिछले धरने का जो मैंने स्टडी किया है, इन्होंने सूबा सरहद से लोग ला के यहां बिठा दिए थे। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को पार्क कर दिया था ताकि वो डी चौक निकल के आ सके वो। और दूसरा जो उससे भी खतरनाक ट्रेंड है, खान साहब जो बार बार खवातीन और बच्चों को कहते हैं कि निकले, खवातीन निकले और बच्चों को भी लेके आए, उनको इंसानी ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये इसलिए खवातीन और बच्चों को बुलाते हैं जलसों में कि अगर पुलिस आएगी, रेंजर्स आएगी तो उनको ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फिक्शनल अफगानिस्तान, अ न्यू अफगानिस्तान। दिस इज नॉट द पाकिस्तान एनी मोर। और मेरा अलमिया ये है कि मैं यहां आके आज सारा कुछ जो देख रहा हूं, जो इंस्टीट्यूशंस ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है कि इस बंदे के पास क्या ऐसे सीक्रेट हैं कि वो अदलिया भी ब्लैकमेल हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी ब्लैकमेल हो रही है। और वो बंदा कह रहा है कि अगर मैं नहीं तो 3 टुकड़े खत्म, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मुझे ये बताएं, सबसे बड़ी बात ये है, 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में क्या ऐसा क़यामत आ चुकी है कि जो इसके मेरे पास ये जो कर रहे थे आज वो नहीं हो रहा? क्या ऐसी चीज है? कौन सी ऐसी चीज है? IMF को आपने डील किया है, बस CPEC आपने बंद कर दिया था, डॉलर आपके दौर में जलील हो रहा है, कर्जों की आपने लाइनें लगा दी है, करप्शन के रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए, फॉरेन पॉलिसी आपकी मौजूद नहीं थी, अमेरिका के साथ हालतें जंग में है, आपने सियासत को छोड़ के मजहब की तरफ चले गए हैं। मेरा मकसद, मेरी समझ से ये बात है कि 4 हफ्तों में ऐसा कौन सा काम हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान 3 टुकड़े बन चुका है? कौन सा ऐसा काम हुआ? मैं आई वांट यू टू लिसन कि कौन सा काम हुआ है जिससे आज पाकिस्तान 3 टुकड़े हो चुका है? आई वांट टू हियर। और इस बंदे के ऊपर क्यों नहीं कोई इंस्टीट्यूशन, कौन सी कोई अदलिया है जो इसके ऊपर इसको रोक नहीं सकती? या इतने बेबस, पाकिस्तान क्यों बेबस हो चुका है कि आज 3 टुकड़े? कोई दूसरा इंसान आज ये लफ्ज इस्तेमाल करता शायद शाम को उठ जाना था उसे। जी बिल्कुल। अच्छा साहिद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें 2-3 बातें निकल रही हैं। मतलब ये जिस तरह आपने बात की कि कोई क्यों नहीं कर रहा, तो ये हम ये देख रहे हैं कि जब से इमरान खान साहब, तो 2011 से ही जो इनके ऊपर तनकीद की जाती है मुखालिफ पार्टियों की तरफ से, वही कहते हैं ना लाडला है, लाडला कहा जाता है उनको, तो शायद वही वाला असरात अभी तक चल रहे हैं इसके बाद। वरना तो आप जैसे कह रहे हैं कि क्या होता वरना। अच्छा, इसके साथ हो सकता है कि जिस तरह, क्या ये आप बात हम कह सकते हैं कि क्योंकि बार बार शेख रशीद की तरफ से और इसके अलावा 1-2 उनकी और लीडर्स है जिनकी तरफ से बात की गई कि इमरान खान को गिरफ्तार करना आसान नहीं, इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हम आग लगा देंगे, मुल्क बंद कर देंगे, ये सब कुछ जो वो कह रहे हैं, तो शायद इस वजह से ये हो कि अगर ये किया, उनकी पॉपुलैरिटी तो आप देख ही रहे हैं
लोगों को किस तरीके से उन्होंने जो है वो अपने पीछे लगाया है और उनके पीछे हैं लोग। और फिर एक और इसी के साथ कि उनको अगर ये कहा जाएगा कि आपने ये बात की, तो वो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि इंडिया के जो थिंक टैंक है उसकी प्लानिंग देख लें, वो जो है वो तो बलूचिस्तान को सेपरेट करने की कर रहा है, तो वो ये कह देंगे कि मैंने तो उसकी बात की थी, तो मैं तो सही तो कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, मैंने तो ये वाली बात की थी। इसको वो इस तरीके से कर देंगे। इस पे फिर आप क्या कहें? मैं ये कहता हूँ ठीक ठीक है, गिरफ्तार करने से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो इसकी पाबंदी लगा दे, इसको मीडिया पे आने से रोके। जो कौम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो इंतजार फैला रहा है, और जो खासकर इस सारी बिल्डिंग के बनाने वाले मिस्त्री हैं सारे, उनको पता नहीं इस बिल्डिंग की किस तरह अनफोल्ड करना है। इसके जो सिस्टम के मूजद हैं, आज उनके पास ये सोल्यूशन ही नहीं है। वो कहते हैं इफ दे हैव क्रिएटेड अ मास्टर दे हैव टू डील विद इट। या मेरी नजर के हिसाब से तो चिड़िया पर नहीं मारती उन चीजों के बगैर, उन इंस्टीट्यूशंस के बगैर। इतने पावरफुल है वो, और आज इतने बेबस हैं कि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। समझने वाली मेरी समझ से बाहर है कि एक बंदा, और वो खुद एडमिट कर रहा है, कहता है मैं आया था तो मुझे इनकी सपोर्ट, ये सपोर्ट में थे, मुझे खराब इन्होंने किया है। वो तो मजीद गंदा कर रहा है भाई इनको, इंस्टीट्यूशंस को, वो खुद एडमिट कर रहा है। आज देखे ना वो एक टीवी चैनल पे क्या था कि वो कौन था, उस रात में क्या हुआ, बल्कि इन्होंने तो उस रात की सारी स्टोरी छेड़ी दोबारा। खान साहब ने तो इंटरव्यू में बताया उस दिन रात इनके साथ हुआ क्या 25-26 वाले दिन। मेरा वो बंदा कोई हद, एक हद क्रॉस करे। मैं कई दफा समझता हूं आलिया कि ये इसकी आखिरी हद है जो इन्होंने क्रॉस की है उस बंदे के, तो उसने तो, मैं समझता हूं, आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस आर गेटिंग ब्लैक बेल्ट। ये बिल्कुल ब्लैकमेल हो रहे हैं किसी तरीके से। और पता नहीं, मेरा मकसद अब ये सारे जो देखें, इमरान खान इज नॉट वर्किंग फॉर द, नॉट इन फेवर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मेरी फीलिंग्स आर विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आज स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहां खड़ी है? उसने तो 3 टुकड़े कर दिए हैं। और एक्स प्राइम मिनिस्टर है, पेशावर में क्यों बैठा हुआ है? फेडरेशन छोड़ के जा चुका है वो, फेडरेशन में बिलीव ही नहीं है। जब उसकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि मैं ताकत लेकर इस्लामाबाद आ रहा हूं, वो फेडरेशन पे तो बिलीव ही नहीं कर रहा, वो तो जंग में जा रहे हैं आप। और अगर आप हमें दीवार से लगाएंगे हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। या मेरे मुद्दे सोचे तो सही, ये बातों के मतलब क्या है भाई? मैं ये पूछना चाहता हूं ना, Who's going to unfold all of these things? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बातें कहां जा रही हैं। और ये दिस इज व्हाट यू, इनको आपने इसी तरह अलाउ करना है सारा कुछ करने का, फिर देन व्हाट इज पाकिस्तान? फिर आप तो फिर यू आर अफगानिस्तान, चेंज योर नेम टू अफगानिस्तान, अ न्यू अफगानिस्तान। मेहमद, एक चीज की हद होती है आलिया। जी जी बिल्कुल। आप ये जो बात कर रहे हैं, उसी दौरान हमें पता चला, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से वहां से ये बयान आया कि मैं टर्की में बैठ के ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा हूँ, एग्रीमेंट्स कर रहा हूँ, और इमरान खान जो है वो मुल्क के अंदर बैठ के उसके टुकड़े करने की बात करें। तो हमारे सामने एक खबर ये भी आई कि एक पॉजिटिव न्यूज है, तो इसको इसी तरह लेना चाहिए कि चाइना की तरफ से जो $2.3 बिलियन का कहा गया है कि चाइनीज बैंक्स जो है वो फंड पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करेंगे वो इसकी। एक तरफ तो ये, आप इसको कैसे पॉजिटिव देख रहे हैं? और दूसरा एक और बात कि क्या फर्ज करें अगर इमरान खान साहब ये सब कुछ कर भी रहे हैं और उनको ये करने दिया जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर IMF प्लान से भी ये वाली हुकूमत कर लेती है और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से भी बचा लिया जाता है और इकोनॉमी की कुछ सिचुएशन जो बेहतर हो जाती है, तो क्या आप समझेंगे कि ठीक है उनके करने से कौन सा कुछ फायदा हो रहा है, ये वाली चीजें करनी चाहिए, इस तरफ आना चाहिए? इसको कैसे देखते हैं? हालिया मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में डॉलर को लाना मुश्किल नहीं है। पहले भी ये 21वां IMF का प्लान था। ये पाकिस्तान में अभी 30 रुपए फिर पेट्रोल बढ़ाया गया सिर्फ इसलिए $2.5 बिलियन जो चाइना से लेना है उसके लिए। मेरे 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 हिसाब से आप कुछ 1 साल में 2 साल में करप्शन में आप 120 से नंबर से हटके आप 140 पर गए हैं। अभी भी ये $2.5 बिलियन चाइना के पाकिस्तान में आएंगे, वो घंटों में दुबई और लंदन पहुंच जाएंगे। पहले मुझे ये बताएं, जो आपने जितने कर्जे लिए एक भी ईंट कहीं लगी है? एक भी कोई नया प्रोजेक्ट किया गया है उसमें? तो ये $2.5 बिलियन कहां जाएंगे? ये रुकेंगे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में डॉलर को रोकना इशू है। पाकिस्तान का इशू इस वक्त एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। पाकिस्तान का इशू है इंपोर्ट को कम करना है। पाकिस्तान का इशू है रिश्वत को रोकना, करप्शन को रोकना है। वो नहीं रोक पा रहे। कौम एपेटाइट रखती है, कौम ने मैंडेट देने की कोशिश की है, एक कुछ इंस्टीट्यूशन ने भी कोशिश की है, लेकिन नैब को देख लें। नैब ने आज गठजोड़ को वो छुपा किसी से, जिस तरीके से 3.5 साल नैब इस्तेमाल हुआ। तो आपका क्या ख्याल है, इदारों को नहीं पता इन चीजों का? मैं समझता हूं इदारे आपके फ्रेंच तो नहीं है, वो भी तो पाकिस्तानी है। क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान बचेगा या नहीं बचेगा? आज स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कौन बात कर रहा है? अगर ये 3 टुकड़ों की इसने बात की है तो इसको जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाउ डेयर यू टॉक अबाउट दिस, हाउ डेयर यू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज? आज क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? मैं यही तो सोच रहा हूं। सोल्यूशन इज नॉट $2.5 बिलियन। सोल्यूशन इज नॉट।
सोल्यूशन करप्शन है, करप्शन बड़े बुरे, जो हमारे बोन मैरो में जा चुकी है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है। हम करप्शन करके बड़े खुशी के साथ उसको हम वी ब्रैग अबाउट द करप्शन। हमने शराफत के साइड करेक्टर हम प्रमोट नहीं करते करेक्टर। ओके, लेकिन साहिर साहब अभी आपने ये जो बात की कि ये जो कर रहे हैं कोई इनको जो है वो रोकता क्यों नहीं, मसला क्या है, तो मैंने जिस तरह कहा कि वो आगे से ये कहेंगे कि देखिए मैंने तो जो बात की थी, जो कि आप लोग बात करते हैं कि ये जो इंडिया का थिंक टैंक है उसकी प्लानिंग हो रही है, तो मैंने तो वो कहा, वो तो आगे से ये कह देंगे। उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है, वो जो मर्जी कहें वो सब अच्छा ही कह रहे हैं। वो जो चूरन बेचते हैं वो बिक रहा है, हर इंसान खरीद रहा है, मैंने देखा है यहाँ पे, मैं बिल्कुल देख रहा हूं। मैं कहता हूं मेरे ख्याल में जो हमारी फर्स्ट लेडी है वो शी हैज, वो कहते हैं वो शी इज गुड इन आवर चिल्ला। चिल्ला जो उन्होंने को काटा है बहुत कामयाब हो रहा है पाकिस्तान में। मैं I'm सरप्राइज, मैं खुद सोच रहा हूं कि मैं मुरीद उनका बन जाऊं। उन्होंने जिस तरीके से खास पहले 5 बच्चों से डिवोर्स लेके जिस तरीके से शादी करके उन्होंने इस इंसान को वजीर आजम बनाया, मैं कहता हूं वो वाकई बहुत पहुंची हुई खातून है। उनका हस्बैंड सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, और लोग आगे अमर बिन मारूफ बना के बैठे हैं। हक और बातिल की जंग हो रही है। उसने कहा ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, सारी कौम ने खरीद लिया। 3 हफ्ते के अंदर आप ये बताएं कि उसने कहा कि अगर मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं, तो ये भी उसका बिक गया, ये भी बिक रहा है उसका। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहां है, मैं ये समझता हूं। मेरा दुख ये है कि स्टेट, इस बंदे के पास कौन सा फार्मूला है पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए? इसने अपने 3 हफ्ते की तकारीर में कोई ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस कराया है कि मैं एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाऊंगा, मैं किस तरह आईटी की एजुकेशन लेकर आऊंगा, मैं किस तरह फार्मास्यूटिकल को डील करूंगा, मैं किस तरह जॉबें क्रिएट करूंगा? कोई एक दिन भी इसने बात की है पूरे 3 हफ्तों में? स्वाय घेराव जलाओ के, स्वाय इस चीज के मारो निकलो, अमेरिका को जला दो, पाकिस्तान को जला दो। मतलब पिछले 3.5 साल तुमने एक भी काम नहीं किया, अगले 1.5 साल में 2 साल में क्या कर लोगे? पता नहीं, कोई किसी के बंदे कुछ बंदों की, मैं समझता हूं, मैं देखिए मैं फिर दोबारा रेफरेंस दूंगा जावेद चौधरी के आर्टिकल में, जिसमें लिखा था उसने कि लोगों की 1971 में मत मारी गई थी। आज मैं एग्जैक्टली आई एम लुकिंग एट द सेम थिंग कि बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तानियों की मत मारी जा चुकी है, और नौज बिल्ला मेरे मुंह में खाक के कोई इसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज ना क्यों, हालांकि उसने रोड मैप दे दिया आपको 3 टुकड़ों का, विच आई डेयर। मेरी मादरे मिलत किसने 3 टुकड़े आज किए आलिया, मैं बहुत दुखी हूं आज। ठीक, नहीं मैं समझ सकती हूँ सर, क्योंकि जो पाकिस्तान के बाहर से लोग आते हैं वो जब ये देखते हैं होते हुए, तो खैर आप तो वहां से देख रहे हैं सारा। तो साजिद साहब कोई आप ये जो एक आखिरी बात, अब ये जो आपने बात की कि देखें, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी उनसे कुछ मैं राब्ता करूं कि मेरे भी कोई काम है वो हो जाए, जिन्होंने जो है इनको वजीर आजम बनाया है। तो इसका मतलब है कि अगर वजीर आजम बनवाया जा सकते हैं तो फिर जो आपने अभी बातें की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्यों नहीं उठाया, महंगाई क्यों नहीं खत्म की, तरक्की क्यों नहीं की, तो ये भी तो काम करवाए जा सकते हैं। ये काम तो नहीं उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। नहीं, उस जगह पे हो सकता है वो शायद समझती हूँ कि सिर्फ फराग होगी पैसे बना सकती है, शायद वो तावीज फराग होगी के लिए ही था, वो पाकिस्तान के लिए नहीं था। वो हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए ना, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। फराग होगी ने तो बहुत पैसे बनाए हैं, पाकिस्तान ने नहीं बनाए, ये देखिए ना। लेकिन वो कामयाब है। कभी आपने देखा है कि एक बंदा जो कुछ कहे और जो झूठ सच जो बोले, कौम के जी वाह 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 ये हमारा पेशवा यही है, अब तो वो नया मजहब बन चुका है। पीटीआई इज अ न्यू रिलीजन। सही साहब उनकी पॉपुलैरिटी तो देखें, वो तो मतलब आप ये देखें कि उन्होंने ये कहने के बाद भी जो जलसा किया उसमें भी लोग उनके ऊपर मरे मिटे जा रहे हैं। और खुदा की मैं यकीन करें, मैं देखता हूं एक ही बात को रिपीट कर रहा है, चेरी ब्लॉसम, लोग आगे तालियां बजा रहे, और डीजल की प्राइस कम कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, लोग तालियां बजा रहे। देखो क्या लोगों की मोरालिटी, लोगों की सपोर्ट देखें, मेरी समझ से बाहर है। 3.5 साल नहीं देखा कि इस बंदे की परफॉर्मेंस क्या थी। उस्मान बुजदार को ले आएगा दोबारा, वो देखें इसके 9 रत्न देखें तो सही। अमेरिका की कहता है मैं जंग छेड़ दी है, जो उसका चीफ ऑफ स्टाफ बैठा है वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, बच्चे उसके शिकागो बैठे। लेकिन कौम बेवकूफ बन चुकी है, उनकी बात ही मारी जा चुकी है 1971 की तरह, जिस तरह जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल था कि मत मारी गई थी। मत सब पाकिस्तान की मत ही मारी जा चुकी कि यार वो अपने 9 रत्न अपने बच्चे को, वो उसको तो कोई यार ग्रीन कार्ड वापस दे दे। उस साथ बैठा ग्रीन कार्ड, उसके बच्चे शिकागो बैठे, और अमेरिका के साथ तो मारते जंग में। बिल्कुल, मैं तो सुबह शाम जब देखता हूं तकारीर इसकी सुनता हूं, अभी सांगला हिल की सुनी है,
हैरान परेशान वही रिपीट किए जा रहा है, लोग तालियां बाहर बजा रहे हैं, गर्मी बाहर बहुत ज्यादा है फिर भी लोग बैठे हैं। मुझे तो ये काला जादू लग रहा है सारा कुछ, मुझे ये रियल चीजें नहीं लग रही बिल्कुल ही। दीज आर नॉट नॉर्मल, दीज आर नॉट नॉर्मल एट ऑल। या दिस इज नॉट नॉर्मल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब इसके पीछे क्या है ये हमें नहीं पता भाई, क्या है इसके पीछे, क्या हो सकता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपको हम ये मशवरा देंगे साहिद साहब, आप जब तक पाकिस्तान में हैं तो आप ये जल्द से जल्द से टीवी देखना छोड़ दें, ना देखें, वरना पहले ही बहुत गर्मी है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो और जाएगा। भी आज थोड़ा सा मेरे लिए टची हो गया था कि खासकर जब एक इंसान ने जब ये कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, और जिस तरीके से उन्होंने फौज को जिस तरीके से जलीलो ख्वार कर रहे हैं, देखें फौज जो कुछ भी होगी लेकिन पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है वो। और उसको इस तरीके से मैं आज जिस तरह देख रहा हूं कि वो हेल्पलेस हो चुके हैं, जिस तरीके से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिस तरीके से उनको, और जिस तरह किसी ने कहा था ना कि भारत को जंग करने की जरूरत भी नहीं रही है, एक इंसान ने पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वार करके पाकिस्तान के उस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया है। आज शर्मनाक है ये मेरे लिए, ये सारा कुछ देखते हुए। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू।